बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 17 जिसका शीर्षक है काल, पक्ष तथा वृत्ति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे काल किसे कहते हैं, पक्ष किसे कहते हैं तथा वृत्ति किसे कहते हैं तथा इन सभी में परस्पर क्या क्या अंतर होता है। इसके साथ ही साथ इनके भेदों तथा प्रभेदों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले जानेंगे हम काल। हमने पिछली पाठ में पढ़ा कि क्रिया पदबंध मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया से मिलकर बनता है। क्रिया पदबंध में से मुख्य क्रिया को अलग कर लेने के बाद जो भी शेष बचता है वो सहायक क्रिया कहलाता है। सहायक क्रिया हमें यह बताती है कि वह क्रिया किस काल में, किस पक्ष में तथा किस वृत्ति या वाच्य में हो रही है। तो सहायक क्रिया का केवल यही योगदान है कि वह बताती है कि क्रिया किस समय, किस पक्ष तथा किस वृत्ति में हो रही है। काल का संबंध क्रिया के घटित होने से है, समय के साथ है तथा पक्ष से यह पता चलता है कि किस तरह से वह क्रिया घटित हो रही है। काल बताता है कि क्रिया किस समय हुई तथा पक्ष बताता है कि वह क्रिया किस तरह से हुई। देखिए पहला उदाहरण, लड़कियां काम कर रही हैं, लड़कियां काम कर सकती हैं। दोनों में काफी अंतर है। यहाँ लड़कियां काम कर रही हैं अर्थात काम प्रारंभ हो चुका है, यहाँ काम प्रारंभ नहीं हुआ। अर्थात हम काल उन्हीं वाक्यों का, उन्हीं क्रियाओं का निर्धारित कर सकते हैं जिनमें क्रियाएं प्रारंभ हो चुकी। यदि क्रियाएं प्रारंभ नहीं हुई तो उनमें हम काल का निर्धारण नहीं कर सकते। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे वृत्ति या मूड के विषय में। जिन क्रियाओं का शुरुआत नहीं होती उनमें हम काल का निर्धारण तो नहीं कर सकते, परंतु उनमें हम वृत्ति या मूड का निर्धारण कर सकते हैं। इसे हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। काल, प्रायः लोग समय को ही काल कहते हैं, परंतु समय काल के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार समय वर्तमान, भूत, भविष्य 3 भागों में बांटा है, उसी प्रकार काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। वर्तमान काल, जब कोई घटना वर्तमान समय में, जब कोई क्रिया वर्तमान समय में घटित होती है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस प्रकार के क्रियाओं को पता लगाने के लिए हमें कुछ चिन्ह दिए गए हैं, जैसे हैं, हो, हूं आदि चिन्ह यह बताते हैं कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। उदाहरण देखिए, वे लोग रोज 8 बजे नाश्ता करते हैं। यहाँ अंत में है लगा है, अर्थात यह वर्तमान काल की क्रिया है। हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, अर्थात यह वर्तमान काल की क्रिया है। तो इस प्रकार हम इन चिन्हों के माध्यम से यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। भूतकाल, भाषा के जिस चिन्हों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हो रही है वे भूतकाल के चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भूतकाल की कही जाती है। इनके चिन्ह है था, थे, थी, आ, ए, ई आदि। जैसे उदाहरण देखिए, उन लोगों ने नाश्ता कर लिया, यहाँ या लगा हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार यह भूतकाल की क्रिया हुई। वह बाजार गई, यहाँ ई लगा हुआ है, इस प्रकार यह भूतकाल की क्रिया हुई। सब लोग कल चले गए, चले और गए 2 क्रिया हैं, 2 सामान्य क्रियाएं मिलकर बनी है। गए में ए लगा हुआ है, इसलिए यह भूतकाल की क्रिया। इस प्रकार से इन चिन्हों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी क्रिया भूतकाल में हो रही है। भविष्यत काल, भविष्य में घटित होने वाले कार्य को करने वाली क्रियाएं भविष्यत काल की क्रियाएं कहलाती हैं। इनके चिन्ह हैं गागेगी, अर्थात जिन क्रियाओं में गागेगी चिन्ह आए वे भविष्यत काल की क्रियाएं होती हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अर्थात वह अभी गया नहीं है स्कूल, वह जाएगा या नहीं जाएगा यह उसके ऊपर निर्भर करता है, परंतु यहाँ जाएगा में, जाऊं में गा लगा हुआ है जो भविष्यत काल का चिन्ह है, इसलिए क्रियाएं भविष्यत काल में होंगी।
हम फिल्म देखने जाएंगे। यहाँ भी जाए में गे लगा हुआ है, इसलिए यह भविष्यकाल की क्रिया। इसके बाद हम जानेंगे पक्ष के विषय में। पिछले अध्याय में हमने जाना कि काल उन्हीं क्रियाओं का बता सकते हैं जिनमें जो शुरू हो चुकी हैं। यदि क्रिया घटित होगी तो वह घटित होने में कुछ न कुछ समय लेगी, भले ही वह समय एक क्षण का हो, एक घंटे का हो, एक दिन का हो, एक साल का हो। क्रिया घटित होने में समय लेगी तो यह ही पता चल जाएगा कि वह किस समय घटित हो रही है। इसीलिए जब क्रिया प्रारंभ हो जाती है तभी उसके काल का निर्धारण किया जाता है। पक्ष का संबंध इस बात से है कि क्रिया किस प्रकार से घटित हो रही है, वह रुक रुक के हो रही है, वह लगातार हो रही है या वह हो चुकी है। क्रिया कैसे घटित होती है इस बात की सूचना क्रिया पदबंध में लगने वाले प्रत्ययों से मिलती है। अर्थात क्रिया के पदबंध में जो प्रत्यय लगे होते हैं उनसे यह ज्ञात होता है क्रिया किस प्रकार से हो रही है। हिंदी के क्रिया पदबंधों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पक्ष दिखाई देते हैं। पहला है आवृत्ति मूलक पक्ष, अर्थात रिपीटेशन। आवृत्ति का अर्थ होता है रिपीट होना, अर्थात बार बार पुनरावृत्ति होना। तो किसी कार्य की बार बार होने को, किसी कार्य के बार बार होने का सहायक क्रिया के जिस प्रत्यय से क्रिया के बार बार घटित होने की सूचना मिलती है वह प्रत्यय आवृत्ति मूलक पक्ष सूचक प्रत्यय कहलाता है। अर्थात क्रिया के बाद में लगने वाले प्रत्यय से यदि यह ज्ञात हो कि वह क्रिया बार बार होती है तो वह आवृत्ति मूलक पक्ष कहलाता है। इसके 2 भेद हैं, वर्तमान तथा भूत। वह रोज स्कूल जाते हैं, है लगा हुआ है तो यह वर्तमान काल है। जाते हैं, ठीक, त लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि वह रोज स्कूल जाता है। उसके स्कूल के जाने की क्रिया रोज रोज होती है, बार बार होती है, इसीलिए वर्तमान आवृत्ति मूलक पक्ष हुआ। वे बड़ों की बात मानते हैं, वे बड़ों की बात मानते हैं, अर्थात बड़े जो जो बातें कहते हैं वो हमेशा मानते हैं, में आवृत्त हो रही है, वो बार बार उनकी बातें मानते हैं, इसलिए वर्तमान में आवृत्ति सूचक पक्ष कहलाए। इसकी विशेषता यह है कि इसमें क्रिया के अंत में त प्रत्यय लगा रहता है। भूतकाल का आवृत्ति सूचक पक्ष, वे रोज स्कूल जाते थे, यहाँ थे लगा हुआ है अर्थात भूतकाल है, और जाते थे मतलब वे भूतकाल में रोज स्कूल जाते थे। क्रिया उनकी लगातार हो रही है लेकिन भूतकाल में हो रही थी, इसलिए यह भूतकाल का आवृत्ति मूलक पक्ष होगा। वे बड़ों की बात मानते थे, अब वे मानते हैं नहीं मानते इस बारे में नहीं कहा है, लेकिन भूतकाल में वे बड़ों की बात बार बार माना करते थे, इसलिए यह भूतकाल का आवृत्ति मूलक पक्ष कहलाएगा। सातत्य बोधक पक्ष, सातत्य शब्द सतत शब्द से मिलकर बना है, अर्थात लगातार या निरंतर। अतः जिस क्रिया से लगातार या निरंतरता की बोध होगा वह सातत्य बोधक पक्ष के अंतर्गत आएगा। इसके अंत में रह प्रत्यय लगा होता है, क्रिया पदबंध के अंत में रह प्रत्यय लगा होता है। जैसे वह मुस्कुरा रही है, कि मुस्कुराने की क्रिया वर्तमान काल में हो रही है लेकिन उसने मुस्कुराना बंद नहीं किया, वह लगातार मुस्कुरा रही है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग लगातार उड़ा रहे हैं। जिस प्रकार आवृत्ति मूलक पक्ष 2 प्रकार का होता है उसी प्रकार सातत्य बोधक पक्ष भी 2 प्रकार का होता है, वर्तमान तथा भूत। हम लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ है लगा हुआ है और रहे लगा हुआ है, इसका अर्थ है वर्तमान काल तो है, साथ ही साथ वो खाने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, इसलिए वर्तमान काल का सातत्य बोधक पक्ष होगा। वे गाना सुना रही है, अर्थात गाना सुना रहे का वर्तमान काल में हो रहा है लेकिन यह लगातार हो रहा है, इसलिए इसे सातत्य बोधक पक्ष कहा जाएगा। भूतकाल का, हम लोग खाना खा रहे थे, अर्थात थे लगा हुआ है तो यह भूतकाल का वाक्य है, लेकिन खाने की प्रक्रिया भूतकाल में लगातार चल रही थी, इसलिए यह सातत्य बोधक भूतकाल हुआ। वे गाना सुना रही थी, अर्थात वह गाना भूतकाल में सुना रही थी लेकिन वह लगातार सुना रही थी, इसलिए यह सातत्य बोधक भूतकाल। तीसरा है पूर्ण पक्ष। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा। जिन वाक्यों की क्रिया से यह पता चले कि कार्य पूरा हो चुका है वे पूर्ण पक्ष कहलाते हैं।
सहायक क्रिया के जिस प्रत्यय के कार्य के पूरा होने की सूचना मिले वे पूर्ण पक्ष प्रत्यय कहलाएंगे। अर्थात जब क्रिया में ऐसा कोई प्रत्यय लगा हो या कोई भी प्रत्यय न लगा हो, लेकिन क्रिया यह बताए कि वह कार्य पूरा हो चुका है, वह पूर्ण पक्ष के अंतर्गत आएगा। जैसे इसके भी दो भेद है, वर्तमान तथा भूत। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है लगा हुआ है तो वर्तमान काल है, लेकिन रामचरितमानस लिखने की जो क्रिया है वह पूर्ण हो चुकी है। माँ ने खाना बना लिया है, यहाँ है लगा हुआ है तो वाक्य जो है वर्तमान काल का है, लेकिन खाना बनाने का काम पूरा हो चुका है तो यह पूर्ण पक्ष होगा। भूत क्रिया सिंपल वर्ब, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वह क्रियाएं होंगी जो अपने मूल रूप में आई होंगी वाक्य में। जैसे मैंने पत्र लिखा, यहाँ लिखा मूल क्रिया है, इसके साथ कोई प्रत्यय नहीं लगा है, कोई संयुक्त क्रिया नहीं लगी है। सब लोग घर पर गए, यहाँ भी अपने मूल अर्थ में क्रिया आई है, इसलिए इस प्रकार की क्रियाओं को सरल क्रिया कहा जाता है। संयुक्त क्रिया अर्थात जुड़ी हुई क्रियाएं। संयुक्त क्रिया में ध्यान देने की आवश्यकता है। दो सरल क्रियाएं होंगी, जैसे आ जाना, कर लेना। आ जाना में आ एक है और जाना दूसरी सरल क्रिया है, और दोनों मिलकर वाक्य में आएंगी। परंतु संयुक्त क्रिया की विशेषता है कि जो पहली सरल क्रिया होगी, जैसे आ जाना में आ, यह वाक्य में अपना अर्थ स्पष्ट करेगी, और बाद वाली जो सरल क्रिया है जाना, वह अपना अर्थ नहीं देगी। जैसे आ जाने का अर्थ है आना और जाना नहीं है, बल्कि आ जाना का अर्थ है आने से। इस प्रकार जो पहली सरल क्रिया होगी वाक्य में वही अपना अर्थ देगी, और जो बाद वाली क्रिया है वह वाक्य में उस क्रिया की छटाओं में एक रंग भर देती है। इसको हम आगे जानेंगे क्यों। जैसे मेहमान आ गए, मेहमान आ टपके, यहाँ आ गए एक संयुक्त क्रिया है, यहाँ आ टपके एक संयुक्त क्रिया है। दोनों का अर्थ है मेहमान के आने का, लेकिन यहाँ मेहमान आ गए सम्मान सूचक अर्थ व्यक्त होता है, जबकि मेहमान आ टपके, यहाँ शायद वह नहीं चाहता था कि मेहमान आए, और यहाँ मेहमान आ टपके। तो इस प्रकार जो बाद की सरल क्रियाएं हैं वे काफी अर्थों में वाक्य के अर्थ को बदल देती हैं। इसके बाद हम देखेंगे सामासिक या समस्त क्रिया। सामासिक क्रिया का तात्पर्य ऐसी क्रियाएं जो समास के द्वारा निर्मित हों। जैसे द्वंद्व समास में हमने पढ़ा था कि दोनों पद प्रधान होते हैं तथा बीच में योजक चिन्ह आता है। जैसे लिख पढ़ में बीच में योजक चिन्ह है, दोनों अपने आप में विपरीत तथा प्रधान है। ठीक, इसका उदाहरण देखिए, वह चल फिर लेता है, वह उठ बैठ लेता है। जब दो क्रियाएं आए, दोनों स्वयं में प्रधान हो और दोनों के मध्य में योजक चिन्ह लगा हो, तो वे सामासिक या समस्त क्रिया कहलाती है। मिश्र क्रिया अर्थात मिली हुई क्रिया। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद कोई क्रिया लगाई जाती है तो वह मिश्र क्रिया कहलाती है। जैसे भूख लगना, भूख संज्ञा शब्द है और लगना एक क्रिया है, दोनों मिलकर मिश्र क्रिया का निर्माण करते हैं। अपना लगना सर्वनाम अपना है और लगना एक क्रिया है, दोनों मिलकर मिश्र क्रिया अपना लगना बनाते हैं। अच्छा लगना, अच्छा एक विशेषण है और लगना क्रिया है, तो यहाँ दोनों मिलकर मिश्र क्रिया का निर्माण करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया पांचवा है। प्रेरणा का अर्थ है प्रेरणा देना। इसमें यह समझने की आवश्यकता है, इसमें जो एक व्यक्ति द्वारा प्रेरणा दी जाएगी तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा उस कार्य को किया जाएगा। जैसे लड़की मशीन को चलाती है, यहाँ लड़की मशीन को चला रही है, वह हाथ से चला सकती है, यह कार्य जो है लड़की के द्वारा किया जा रहा है। लड़की बच्चे को चलाती है, यहाँ कार्य जो है चलने का कार्य बच्चे कर रहे हैं और लड़की केवल बच्चे को प्रेरणा दे रही है। इस प्रकार यह प्रेरणार्थक क्रिया हुई। माँ बच्चे को चलाती है, माँ स्वयं नहीं चलती, क्रिया माँ द्वारा नहीं की जाती बल्कि बच्चे द्वारा की जाती है, परंतु माँ इसमें प्रेरणा देती है। माँ नौकर से बच्चे को चलवाती है। इसमें देखिए, ना तो माँ क्रिया कर रही है ना नौकर क्रिया कर रहा है, चलने का कार्य बच्चे कर रहा है, इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। छठवां और अंतिम है नामिक क्रिया।
संस्कृत व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण को नाम के नाम से जाना जाता है। अर्थात वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर क्रिया का निर्माण करती हैं, वे शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में प्रत्यय लगकर जब नई क्रियाएं बनती हैं तो उन्हें नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे लालच एक संज्ञा शब्द है, इसके अंत में आना प्रत्यय लगा तो बन गया क्रिया ललचाना। झूठ संज्ञा शब्द है, इसके अंत में लाना प्रत्यय लगा तो बन गया झुठलाना। अपना सर्वनाम शब्द है, इसके अंत में आना प्रत्यय लगा तो बन गया अपनाना। गरम विशेषण शब्द है और इसके अंत में आना प्रत्यय लगा तो बन गया गन्नमाना। तो इस प्रकार जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाकर क्रियाएं बनाई जाती हैं तो वे नामिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से रचना होती है क्रियाओं की। आप इसके अभ्यास को करने का प्रयास करिएगा।